Detailed anatomy and physiology of brain. This video is for GNM first year and BSc first year. In the previous video, we have studied the anatomy of brain, but in the previous video, we have studied the anatomy of brain, but we have just seen the anatomy in it was not in much detail, but in this video it will be in detail. In the previous video we discussed that there are 4 parts of the brain. First is cerebrum, second is diencephalon, third is cerebellum, and the fourth is brainstem. Now all these 4 parts we will study in detail, and in the previous video we have studied about the meninges, the CSF, what are meninges, types of meninges, the space between the meninges, CSF, how does it flow, how does it forms, all that we have studied in the previous video. Now the detailed structure of the brain and its function we are going to study now. So first we will see brainstem. Brainstem, I told you, brainstem has 3 parts. ब्रेनस्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले होता है मेडुला ऑब्लोंगैटा, फिर होता है पॉन्स, फिर होता है मिड ब्रेन. तो ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं. मेडुला ऑब्लोंगैटा सबसे नीचे वाला पार्ट है ब्रेनस्टेम का, उससे ऊपर होता है पॉन्स, फिर उससे ऊपर होता है मिड ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगैटा से नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है और मेडुला ऑब्लोंगैटा के ऊपर होता है पॉन्स. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम. दिस इज़ द ब्रेन स्टेम. ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ द ब्रेन स्टेम, ग्रीन एंड ब्लू कलर. सो दिस पार्ट इज मेडुला एंड दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मिड ब्रेन. द रेड कलर पार्ट, दिस इज मिड ब्रेन. सो दिस इज द ब्रेन स्टेम. और मेडुला के नीचे आप देख सकते हो ये स्पाइनल कॉर्ड है. Medulla oblongata. It is continuous with the superior part of the spinal cord. It forms the inferior part of the brain stem. It is continuous with the superior part of the spinal cord. ये आगे जाके spinal cord से जुड़ जाता है. Medulla oblongata spinal cord से मिल जाता है और ये सबसे नीचे वाला पार्ट है ब्रेन स्टेम का. The medulla's white matter contains all sensory tracts and motor tracts that extends between the spinal cord and other parts of the brain. मेडुला की वाइट मैटर में सारे ट्रैक्स होते हैं. ट्रैक्स मतलब नर्व फाइबर्स या फिर एक्सॉन्स होते हैं. सेंसरी एक्सॉन्स और मोटर एक्सॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं और अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन्स में जा रहे हैं. या तो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड को जा रहे हैं. तो इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. Some of the white matter forms bulges on the interior aspects of the medulla. These protrusions are called pyramids. अब मेड्यूला का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें थोड़े बहुत प्रोट्रूशंस होते हैं. प्रोट्रूशंस का मतलब होता है कुछ पार्ट उसका उठा हुआ होता है, तो उस उठे हुए पार्ट को हम बोलते हैं पिरामिड्स. अब इस पिरामिड्स में 90% एक्सॉन्स जो है क्रॉसओवर करते हैं और उसको हम बोलते हैं डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स. डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आई पढ़ रहे थे कि हमारा राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो राइट साइड होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी का फंक्शन करता है और जो हमारा लेफ़्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को फंक्शन करता है. तो ये जो क्रॉसओवर होता है नर्व्स का वो मेड्यूला में होता है. मेड्यूला ऑब्लोंगैटा में नर्व्स क्रॉसओवर करती हैं. स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आ रही हैं वो क्रॉसओवर करके, या जो ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है वो क्रॉसओवर करके स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स आ रही है वो क्रॉसओवर करके ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में जाती हैं. और यहाँ पे लगभग 90% ऑफ द
एक्सॉन्स क्रॉस ओवर करते हैं 90%, सिर्फ कुछ 10% होते हैं जो क्रॉस ओवर नहीं करते, अदरवाइज 90% ऑफ द नर्व्स क्रॉस ओवर करते हैं। मेड्यूला बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या करता है, ये रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट और डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो भी रिदम ऑफ ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो सब रेगुलेट होता है मेड्यूला में। और इसके अलावा यहाँ पे और भी रिफ्लेक्स सेंटर्स है, जैसे कि वॉमिटिंग के सेंटर्स है, कफिंग, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग, ये सारे सेंटर्स हैं मेड्यूला में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का प्रोट्रूशन, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। ये जो उठा हुआ सा पार्ट है थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। अब ये पिरामिड में देयर इज़ क्रॉसओवर ऑफ द नर्व्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नर्व्स तो सीधे सीधे जा रही है, लेकिन कुछ नर्व्स क्रॉस ओवर कर रही हैं, ये क्रॉस ओवर कर रही हैं, और ये वाली जो नर्व है ये सीधे सीधे जा रही है। तो 90% ऑफ द नर्व्स या एक्सॉन्स जो है क्रॉस ओवर करते हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है, ये क्रॉस ओवर एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड हाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और इस क्रॉसओवर को हम बोलते हैं डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स। पॉन्स अब मेड्यूला के जस्ट ऊपर होता है, इट इज़ डायरेक्टली सुपीरियर टू मेड्यूला एंड इंटीरियर टू द सेरिबेलम, और सेरिबेलम के सामने की तरफ होता है पॉन्स। यहाँ आप देख सकते हो एक डायग्राम है, ये देखो, ये सेरिबेलम है और सेरिबेलम के जस्ट सामने होता है पॉन्स। ये हमारा मेड्यूला हो गया, मेड्यूला के ऊपर पॉन्स और सेरिबेलम के सामने होता है पॉन्स। एंड इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। पॉन्स कैसा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द पॉन्स इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विद वन अनदर। दीज कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय बंडल्स ऑफ एक्सॉन। पॉन्स किस चीज़ में हेल्प करता है, पॉन्स जो है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट कनेक्ट्स, इट इज़ अ ब्रिज। पॉन्स क्या है, ब्रिज है। पॉन्स एक्चुअली, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। तो पॉन एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सम एक्सॉन्स ऑफ द पॉन कनेक्ट द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिबेलम। अदर्स आर द पार्ट ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स। तो कुछ पार्ट जो एक्सॉन के होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं, और कुछ पार्ट जो एक्सॉन में होते हैं वो वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग सेंसरी और मोटर ट्रैक्स होते हैं। मोटर ट्रैक्स मतलब ट्रैक्स का मतलब होता है नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स या बंडल ऑफ एक्सॉन्स। तो कुछ पार्ट में पॉन्स के बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं, कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर्स होते हैं। असेंडिंग सेंसरी ट्रैक इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि सेंसरी ट्रैक, जैसे असेंडिंग काउंटिंग होती है, असेंडिंग काउंटिंग में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे ही असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं, ये ट्रैक्स जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट से ब्रेन में जा रहे हैं, दैट दोज आर नोन एज असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स। और ये यूजुअली सेंसरी ट्रैक्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस को लेके जा रहे हैं, बॉडी पार्ट से सेंसेस को जो लेके जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे सेंसरी ट्रैक। और ये असेंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉडी पार्ट से ऊपर ब्रेन में जाते हैं। और डिसेंडिंग मोटर ट्रैक, मोटर ट्रैक्स हमेशा डिसेंडिंग होते हैं क्योंकि ये ब्रेन से मसल्स में आ रहे हैं, ये मूवमेंट कॉज कर रहे हैं, तो ब्रेन से ये हमारे मस्कुलर सिस्टम में आते हैं ये ट्रैक्स। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स, ये ऊपर से नीचे आते हैं।
द pons has two major structural components, a ventral region and a dorsal region. तो इसमें दो मेन रीजन्स होते हैं, वेंट्रल रीजन होता है और एक डॉर्सल रीजन होता है. वेंट्रल रीजन ऑफ द pons forms a large synaptic relay station. जो वेंट्रल रीजन होता है वो एक रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है. रिले स्टेशन का मतलब होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो वेंट्रल रीजन है. अभी मैंने आपको बताया कि pons में दो चीज़ें हैं. एक तो pons में बहुत सारे एक्सॉन्स है जो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेबेलम को, और दूसरा जो है असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स है और डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स है. तो यही चीज़ को डिटेल में यहाँ पे बताया है कि वेंट्रल रीजन जो है pons का, वहाँ पर वो एक रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है. तो रिले स्टेशन का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ द रिले स्टेशन. और जो डॉर्सल रीजन होता है वहाँ पे होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स. असेंडिंग जब भी आए तो समझ जाना कि सेंसरी ट्रैक्स, और डिसेंडिंग जब भी आए तो समझ जाना कि मोटर ट्रैक्स, along with the nuclei of the cranial nerves. और कुछ cranial nerves भी होती हैं dorsal region में. cranial nerves हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम cranial nerves ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. The anatomical structure of the pons differ from that of the cerebrum, that the cell bodies, gray matter lie deeply and the nerve fibers are on the surface. अच्छा, अब ब्रेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं यूजुअली सेरिब्रम में. एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है वाइट मैटर. ग्रे मैटर हमें ग्रे कलर का नज़र आता है और जो वाइट मैटर होता है वो वाइट कलर का नज़र आता है, तो इसलिए हम उसको ग्रे मैटर वाइट मैटर ऐसे करके बोलते हैं. ग्रे मैटर में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं. ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ एंड वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स या फिर ट्रैक्स या फिर नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं. तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स में या ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स या ग्रुप ऑफ ट्रैक्स फॉर्म्स द वाइट मैटर एंड ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज फॉर्म्स द ग्रे मैटर. ग्रे मैटर ब्रेन में यूजुअली ग्रे मैटर ऊपर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है ब्रेन में. लेकिन pons में थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रॉम द सेरिब्रम. इसमें क्या है, ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर बाहर है. लेकिन यूजुअली ब्रेन में सेरिब्रम क्योंकि मेन और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो यूजुअली वहाँ पे ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता है. मतलब ऊपर की तरफ सेल बॉडीज है, अंदर की तरफ एक्सॉन्स है. इट इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड नाउ द मिड ब्रेन. अब pons के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन क्या है, इट इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्विडक्ट बिटवीन द सेरेब्रम अबव एंड द pons बिलो. सेरेब्रल एक्विडक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, सेरेब्रल एक्विडक्ट हमने पढ़ा था जब हम CSF सर्कुलेशन पढ़ रहे थे. CSF सर्कुलेशन में जब CSF थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है तो एक ओपनिंग के थ्रू होके जाता है एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट. तो मिड ब्रेन कहाँ होता है, मिड ब्रेन सेरेब्रल एक्विडक्ट के सराउंडिंग में है, अराउंड है. इट इज़ situated around the cerebral aqueduct between the cerebrum above and the pons below. तो मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, सेरिब्रम है, और मिड ब्रेन के नीचे क्या है, pons है. It also contains nuclei and tracts which connects the cerebrum with the lower parts of the brain and spinal cord. यहाँ पे भी न्यूक्लियाई और ट्रैक्स होते हैं. न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई मतलब होता है सेल बॉडीज़. जो ब्रेन में जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई,
और ट्रैक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। तो यहाँ पे भी एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ है जो सेरिब्रम को लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। The nuclei act as a relay station for the ascending and descending nerve fibers and have important role in auditory and visual reflexes. तो मिड ब्रेन भी बेसिकली सेरिब्रम को लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिले स्टेशन और इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑडिटरी एंड विजुअल फंक्शन। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ऑडिटरी मतलब हियरिंग में और विजुअल रिफ्लेक्सेस मतलब कि देखने में। ये दो चीज़ों में इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर एक और चीज़ होती है जो मिड ब्रेन के नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? नेट लाइक रीजन है। ये नेट लाइक जैसे एक नेट होती है उसी तरह ये एक रीजन है, ब्रेन स्टेम के नीचे होता है, जस्ट ब्रेन स्टेम के जस्ट नीचे होता है ये। and it is a net-like region of gray and white matter. Gray and white matter का net-like region है reticular formation. Neuron within the reticular formation have both ascending and descending functions. Ascending and descending functions मतलब sensory और motor function दोनों है reticular formation में। और reticular formation is involved in coordination of skeletal muscle activity associated with voluntary motor movement and the maintenance of balance. तो skeletal muscle activity को coordinate करने में, voluntary movements में, balance में help करता है reticular formation. मसल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में मतलब कि एक टाइम पर अगर आप जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो एक टाइम पर एक मसल आपका एक्टिव नहीं होता, एक मसल आपका नहीं काम करता, बहुत सारे मसल्स काम करते हैं बॉडी मूवमेंट को हेल्प करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप चल रहे हो, जब आप चलते हो तो पैरों के एक मसल नहीं काम करते, बहुत सारे मसल्स काम करते हैं तभी आप चल पाते हैं। कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं, उसके बाद ही आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन हेल्प करता है। और वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? वो मूवमेंट जो हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल से कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। जो मूवमेंट हम अपने आप कर सकते हैं, हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में कर सकते हैं, दैट इज़ द वॉलेंट्री मूवमेंट। एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। जब आप खड़े होते हो तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है, आप गिरते नहीं हो। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि आपके कुछ मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, एक बैलेंस, एक पोस्चर आपका मेंटेन है। तो ये सब चीज़ों में रेटिकुलर फॉर्मेशन हेल्प करता है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। मतलब इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल तो कर रहा है पर हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी। जैसे कि जब भी आपको कभी डर लगता है तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो अपने आप होता है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। आप खुद से अपनी हार्ट बीट को नहीं बढ़ा सकते, वो अपने आप ही हो जाता है। सो दिस इज़ द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। तो कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन हेल्प करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट फंक्शंस थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये रास सिस्टम होता है, एक RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और ये अवेयरनेस में हेल्प करता है। ये देखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, कौन सी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाना चाहिए, मतलब सेरिब्रम तक पहुंचाना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्लाइट साउंड मेड बाय अ सिक चाइल्ड मूविंग इन बेड में अराउज द मदर बट द नॉइस ऑफ द रेगुलरली पासिंग ट्रेन्स डज नॉट डिस्टर्ब हर। जैसे कि थोड़ी सी आवाज़ जो बच्चा
निकालता है। जो अगर कोई बच्चा बीमार हो और अपनी माँ के पास लेटा हो और माँ सो रही है और अगर वो थोड़ी सी भी आवाज़ निकाले तो एकदम से माँ जाग जाती है। और अगर वो ही उसी टाइम पर अगर वहाँ से ट्रेन गुजरे और वो ट्रेन हर रोज़ गुजरती है तो माँ नहीं जागती। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ट्रेन तो रोज़ाना ही गुजरती है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बच्चे का उठ जाना एकदम से और आवाज़ करना, ये एक माँ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इस सेंसेशन को पास ऑन करता है टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में बैठे हो और आप कंसंट्रेट कर रहे हो। अब दूसरे बच्चे शोर मचा रहे हैं तो जो दूसरे बच्चे बातें कर रहे हैं वो आपके ब्रेन तक कभी कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट कर रहे हो। और वो इसलिए होता है ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को, कुछ नॉइज़ेस को वो ब्लॉक करता है और कुछ चीज़ों को वो ब्रेन तक पहुंचाता है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेरिबेलम। अब सेरिबेलम पॉन्स के पीछे की तरफ होता है सेरिबेलम, और ये इसके भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। जैसे सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स है वैसे सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर्स है। It occupies the inferior and posterior aspects of the cranial cavity. ये नीचे और पीछे की तरफ होता है क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटी मतलब कि क्रेनियम मतलब जो हमारा स्कल है, स्कल नहीं, जो हमारा जहाँ पे ब्रेन होता है उस कैविटी को क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। जैसे जहाँ पे लंग्स है उस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और जहाँ पे जहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कुछ ऑर्गन्स है तो उस कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और ऊपर वाली कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और ये वाली जो कैविटी है जहाँ पे ब्रेन होता है उस कैविटी को हम क्रीनियल कैविटी बोलते हैं। Like the cerebellum has a high folded surfaces that greatly increases the surface area of its outer gray matter cortex, allowing for a great number of neurons. तो सेरिब्रम के जैसे ही सेरिबेलम में भी बहुत सारे फोल्डेड सरफेसेस होते हैं, हाईली फोल्डेड सरफेस। ये जो हमारा ब्रेन है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो ब्रेन कहीं पर भी एकदम जो उसका सरफेस है वो एकदम सीधा नहीं है। ब्रेन इज़ फोल्डेड, इट इज़ हाईली फोल्डेड। वो इसलिए फोल्डेड है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स कम स्पेस में आ सके। दैट्स वाई इट इज़ फोल्डेड, हाईली फोल्डेड सरफेस। और सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम भी हाईली फोल्डेड है ताकि इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स अच्छे से आ सके। सेरिबेलम इज पोस्टीरियर टू द मेड्यूला एंड पॉन्स एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे है और मेड्यूला और पॉन्स के पीछे है ये सेरिबेलम। A deep groove known as the transverse fissure along with the tentorium cerebelli, which supports the posterior part of the cerebrum, separates the cerebellum from the cerebrum. तो जब हम ड्यूरा मैटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 3 एक्सटेंशंस है ड्यूरा मैटर के जो ब्रेन को सेपरेट करती है। जैसे कि फ्लैक्स सेरिब्राई 2 हेमिस्फीयर्स को, सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करती है। फ्लैक्स सेरिबेलाई सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करती है। एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई सेरिब्रम और सेरिबेलम इन दोनों को सेपरेट करती है टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है सेरिब्रम का उसके नीचे है सेरिबेलम और पॉन्स के पीछे है सेरिबेलम।
In the superior or inferior views, the shape of the cerebellum resembles a butterfly. तो जो cerebellum का shape है वो एक butterfly की तरह है. It is ovoid in shape and has two hemispheres separated by a narrow strip called the vermis. इसके दो hemispheres है, मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये एक छोटी सी strip से separated है जिसको हम vermis भी बोलते हैं. Gray matter forms the surface of the cerebellum and the white matter lies deeply. तो यहाँ पे भी ग्रे मैटर क्या है, ऊपर की तरफ है, और वाइट मैटर नीचे की तरफ है. ग्रे मैटर में क्या होते हैं, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती हैं और वाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं. तो ब्रेन में ज़्यादातर जगहों पे ग्रे मैटर ऊपर की तरफ होता है, वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है. It is concerned with the coordination of voluntary muscular movement, posture and balance. तो ये वॉलेंट्री मसल मूवमेंट में हेल्प करता है. वॉलेंट्री मसल मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है जो मूवमेंट. पोस्चर में और बैलेंस में हेल्प करता है सेरिबेलम. इट ऑल्सो हैव अ रोल इन लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसका थोड़ा बहुत रोल लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी है. जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो सब जो सीखते हैं, ये सारी चीज़ें, इसका प्रोसेस करना, ये सब सेरिबेलम में होता है. डाइएन्सेफेलॉन. अब डाइएन्सेफेलॉन इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन. ये सेरिब्रम और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है डाइएन्सेफेलॉन. It consists of several structures situated around the third ventricle, the main ones being the thalamus, the hypothalamus, the pineal gland and the optic chiasm. तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है डाइएन्सेफेलॉन में जो कि थर्ड वेंट्रिकल के आसपास होते हैं, और इसमें इंक्लूड होता है थैलामस, हाइपोथैलामस, पीनियल ग्लैंड एंड द ऑप्टिक chiasm. पीनियल ग्लैंड और ऑप्टिक chiasm. ऑप्टिक chiasm, पीनियल ग्लैंड हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, या आप अभी पढ़ोगे कि पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो इट इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड एंड इट इज़ सिचुएटेड near the pituitary, just below the pituitary gland, and it has some endocrine function which you will study in endocrine system. And this ऑप्टिक chiasm, जब हम आई पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक ट्रैक्स जो होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं, वो ऑप्टिक chiasm में क्रॉस ओवर करते हैं. ऑप्टिक chiasm में क्रॉस ओवर करते हैं मतलब कि वो जो राइट साइड ऑफ द आई है, वहाँ के जो नर्व्स होते हैं वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाते हैं, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द आई है, वहाँ के जो नर्व होते हैं वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाते हैं. और ये जो क्रॉस ओवर होता है इन नर्व्स का, वो ऑप्टिक chiasm में होता है. और थैलामस और हाइपोथैलामस हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. थैलामस consists of two masses of gray and white matter situated within the cerebral hemisphere just below the corpus callosum, one on each side of the third ventricle. तो दो थैलामस एक हेमिस्फीयर में एक है, एक मास है एक हेमिस्फीयर में और दूसरा मास है दूसरे हेमिस्फीयर में. कॉर्पस कैलोजम के जस्ट नीचे होता है थैलामस. Okay, I'll show you the picture next time, or else I'll just send you the picture in the WhatsApp group. थैलामस जो है कॉर्पस कैलोजम के जस्ट नीचे होता है. तो कॉर्पस कैलोजम कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगी, एक बार पिक्चर दे दूंगी मैं आपको कॉर्पस कैलोजम और थैलामस की. और एक हेमिस्फीयर में, क्योंकि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, तो एक हेमिस्फीयर में एक मास ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर होता है, दूसरे हेमिस्फीयर में एक मास ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर होता है. वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में होता है थैलामस. जब हम थर्ड वेंट्रिकल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड वेंट्रिकल इज जस्ट के सराउंडिंग में होता है थैलामस. थैलामस जो है थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में होता है.
Sensory receptors in the skin and viscera sends information about touch, pain and temperature, and input from these special sense organs travel to the thalamus where it is recognized in the basic form. अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में और विसरा में, वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं थैलेमस को अबाउट टच, पेन, टेम्परेचर, और ये रिसेप्टर्स जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे जाती है, थैलेमस में जाती है. टच की, अगर कोई टच कर रहा है तब, पेन की, जैसे कोई पेन होता है, टेम्परेचर की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी थैलेमस में जाती है. और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का जो इनपुट होता है वो सब हमारा थैलेमस में जाता है. इट इज़ थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस. तो कुछ इमोशंस को प्रोसेस करने में थैलेमस हेल्प करता है और कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस में भी थैलेमस हेल्प करता है. Thalamus relays and redistribute impulses from most part of the brain to the cerebral cortex. तो बहुत सारी जगहों से ये impulses या information को लेकर cerebral cortex तक पहुंचाने में हेल्प करता है थैलेमस. हाइपोथैलेमस हमने पहले भी पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम में. खुशबू मैम ने भी आपको पढ़ाया, मैंने भी आपको पढ़ाया था हाइपोथैलेमस. ये स्मॉल और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इट वेज अराउंड 7 ग्राम. 7 ग्राम का ही होता है ये सिर्फ. एंड इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाइज होती है. इट इज़ सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस एंड इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे और आगे की तरफ होता है हाइपोथैलेमस. It controls the output of hormones from both the lobes of the pituitary glands. अब पहले भी आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल्ड है. पहले हाइपोथैलेमस अपना सिक्रीशन देता है, उसके बाद ही पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन देता है हार्मोन्स का. फिर अदर फंक्शंस क्या क्या हैं इसके. कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, जैसे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ हो गई या फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ हो गई, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं. इनवॉलेंट्री कंट्रोल में जितने भी एक्टिविटीज़ आते हैं ज़्यादातर, तो वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. कंट्रोल ऑफ एपिटाइट एंड सेटाइटी. एपिटाइट एंड सेटाइटी का मतलब है हमारा भूख का लगना और एक फीलिंग ऑफ फुलनेस. सेटाइटी मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस. जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है खाना खाने के बाद, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है कि हाँ हमने खाना खाया, दैट इज़ नोन एज सेटाइटी. सो इट कंट्रोल्स एपिटाइट एंड सेटाइटी. कंट्रोल ऑफ थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस. तो ये थर्स्ट और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि जब हमें प्यास लगे और कितना वाटर बैलेंस होना चाहिए. सपोज़ जब हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब हम डिहाइड्रेशन में होते हैं, वाटर एकदम ही कम होता है हमारी बॉडी में फास्टिंग के वक्त या फिर गर्मियों में जब हम बाहर चलते होते हैं, तो हमें एहसास कैसे होता है कि हमें प्यास लग रही है. वो हाइपोथैलेमस हमें एहसास दिलाता है कि वी आर थर्स्टी. और जब हमने अच्छा खासा पानी पी लिया तो हमें प्यास नहीं लगती. जब हमारा जो लेवल होता है ब्लड में वाटर का, इट हैज़ रीच्ड द सफिशेंट अमाउंट, उसके बाद हमें प्यास नहीं लगती. तो ये सब जो कंट्रोल होता है ये हाइपोथैलेमस से होता है. फिर कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर. या आपने वाइटल साइंस में भी पढ़ा होगा कि बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. शिवरिंग का मैकेनिज़्म कैसे होता है, स्वेटिंग का कैसे होता है. जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और जब बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो हमें शिवरिंग होने लगती है ताकि टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल हो जाए, बढ़ के नॉर्मल हो जाए. सो दिस ऑल इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. कंट्रोल ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एग्जाम्पल प्लेजर, फियर, रेज, जितने भी इमोशन रिएक्शंस है उसका कंट्रोल होना, अगेन दिस इज़ बाय द हाइपोथैलेमस. कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड चाइल्ड रेयरिंग.
तो कुछ सेक्सुअल बिहेवियर्स और चाइल्ड रेयरिंग मतलब बच्चों को पालना, वो सब कंट्रोल भी हमारा हाइपोथैलेमस करता है। कंट्रोल ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल्स, कब उठना है कब सोना है, ये जो साइकिल होती है हमारी, इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट इज द मेन एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज सेरेब्रम। सेरेब्रम मेन और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड इट ऑक्युपाइज द इंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। इंटीरियर क्रेनियल कैविटी के इंटीरियर पार्ट में भी सेरेब्रम है और मिडिल पार्ट में भी सेरेब्रम है। पोस्टीरियर पार्ट में अलग स्ट्रक्चर्स है। इट इज़ डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, ईच कंटेनिंग वन लैटरल वेंट्रिकल, उस दोनों हेमिस्फीयर्स में एक एक लैटरल वेंट्रिकल होता है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब हम CSF सर्कुलेशन पढ़ रहे थे कि राइट हेमिस्फीयर में भी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी एक लैटरल वेंट्रिकल है और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी एक लैटरल वेंट्रिकल है, और दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम क्या है? कॉर्पस कैलोसम वाइट मैटर है, कंटेन्स मेनी एक्सॉन्स और नर्व ट्रैक्स, और ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। The flak cerebri formed by the dura mater separates the two cerebral hemispheres and penetrate to the depth of the corpus callosum. अब ड्यूरा मैटर का जो फ्लैक सेरेब्राई है वो भी सेपरेट करने में हेल्प करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, और ये इतना डीप होता है ड्यूरा मैटर का फ्लैक सेरेब्राई, ये कॉर्पस कैलोसम तक पहुंचता है, और कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर्स को। द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ग्रे मैटर होता है and forming the cerebral cortex and deep layers consisting of nerve fibers which is the white matter। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेरिब्रम में और सेरिबलम में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में ऊपर वाला पार्ट होता है ग्रे मैटर, अंदर वाला पार्ट होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर में होते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज और वाइट मैटर में होते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स जिन्हें हम नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। सेरेब्रम अब इतना बड़ा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम अलग अलग लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। और इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सेरिबलम में भी फोल्डिंग्स है और सेरिब्रम में भी फोल्डिंग्स है। ब्रेन हमारा एकदम स्मूथ नहीं है उसकी सरफेस, उसमें बहुत सारे डीप रिजेस है और फोल्डिंग्स है, और इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं गायराई एंड सल्काई। जो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ फोल्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं गायराई, जो हमें दिख रहे हैं, जो फोल्ड्स हमें दिख रहे हैं, और जो अंदर है फोल्ड्स, जो सेपरेशंस है, उन्हें हम बोलते हैं सल्काई। जो अंदर की तरफ है उन्हें बोलते हैं सल्काई, और जो बाहर से जो दिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं गायराई। बेसिकली जब आप एक मॉडल देखते हो ब्रेन का, तो ब्रेन में आप देखोगे लाइन सी होती है, तो जो लाइन है उन्हें हम बोलते हैं सल्काई, और जो ऊपर जो दिख रहे हैं फोल्ड्स उन्हें बोलते हैं गायराई। और ये जो जितने भी लोब्स हैं, ये हमारे जो लोब्स हैं वो सेपरेटेड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द डीप सल्काई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डीप सल्काई है, ये एक सल्काई है। यहाँ पे ये जितने भी ये जो आपको सेपरेशन मार्क्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सल्काई, और इसको बोलते हैं गायराई। ये हो गया गायराई और ये हो गया सल्काई। और ये डीप सेपरेटेड मार्क्स जो हैं ये हमारे लोब्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये सेंट्रल sulcus है। सेंट्रल sulcus
फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है सेंट्रल सर्कस। ये लैटरल सर्कस है। लैटरल सर्कस टेम्पोरल लोब को फ्रंटोपैराइटल लोब से सेपरेट करता है, लैटरल सर्कस। फिर यहाँ हमारा होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जो पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट करता है। देर आर फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई। 3 तरीके की सल्काई है, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटो ऑक्सीपिटल। तो जो फ्रंटल और पैराइटल, तो ये बीच की ही है जो सेंट्रल सर्कस है, जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो सल्काई होती है वो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई होती है, जो पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट कर रही है। और जो लैटरल सर्कस होता है वो टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब से सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को। Within the cerebrum, the lobes are connected by the masses of the nerve fibers or tracts. तो जो डिफरेंट लोब्स है वो एक दूसरे से नर्व फाइबर्स से कनेक्टेड है। फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्या क्या फंक्शंस है, इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। 3 तो मेन फंक्शंस होते हैं इसके। पहला है हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस में मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मेमोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मॉरल डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, मेंटल एक्टिविटीज़, मेमोरी, ये सारे फंक्शंस हम कहाँ से करते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से करते हैं। जो भी सोचने वाला काम है वो हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से करते हैं। फिर सेंसरी परसेप्शन इंक्लूडिंग द परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये सारे जो सेंसरी काम है जो हमें फील होते हैं, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट, ये सब भी हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स में करते हैं। इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। तो वॉलेंट्री मूवमेंट भी हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही होता है। और भी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है जो इन्वॉल्व होते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट में और सेंसरी परसेप्शन में, पर मेन फंक्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। अब डिफरेंट क्योंकि डिफरेंट लोब्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो डिफरेंट लोब्स डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं। मोटर विच डायरेक्ट स्केलेटल मसल मूवमेंट। अब मोटर एरिया कहाँ है, सेंट्रल सर्कस के इंटीरियर वाला पार्ट मोटर फंक्शन करता है। ये हमारा सेंट्रल सर्कस हो गया, सेंट्रल सर्कस के इंटीरियर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा मोटर फंक्शन करता है। सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा सेंसरी फंक्शन करता है। ये वाला मोटर फंक्शन और ये वाला सेंसरी फंक्शन। फिर जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है, यहाँ पे मेनली विजुअल फंक्शंस होते हैं। टेम्पोरल लोब में मेनली ऑडिटरी फंक्शंस होते हैं और स्पीच के फंक्शंस होते हैं। तो ये वाला हिस्सा स्पीच, ऑडिटरी, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ये वाला विजन में हेल्प करता है, ये वाला सेंसेशन में हेल्प करता है, ये वाला मोटर में हेल्प करता है। Motor which directs skeletal muscle movement, sensory which receives and decodes sensory impulses enabling sensory perception, association which are concerned with integration and processing of complex mental functions such as intelligence, memory, reasoning, judgment and emotions। ये सारे फंक्शनल एरियाज़ है, अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। एक मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया है और एसोसिएशन एरिया है जहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो एरियाज लाइंग इंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस आर एसोसिएटेड विथ मोटर फंक्शंस। जो सेंट्रल सर्कस से इंटीरियर वाला पार्ट है वो मोटर फंक्शन में इन्वॉल्व है। जो सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो सेंसरी फंक्शन में इन्वॉल्व है। देन मोटर स्पीच और ब्रोकास एरिया।
अब मोटर स्पीच कहाँ है? दिस इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब जस्ट अबव द लैटरल सल्कस एंड कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच. इट इज़ डोमिनेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन द राइट हैंडेड पीपल. तो ये यहाँ पे कहीं पर होता है ब्रोकस एरिया, यहाँ होता है ब्रोकस एरिया, यहाँ लैटरल सल्कस के जस्ट अबव फ्रंटल लोब में. ये हमारा फ्रंटल लोब है और ये हमारा लैटरल सल्कस है. उसके जस्ट अबव होता है ब्रोकस एरिया जो मोटर मूवमेंट में हेल्प करता है ऑफ द स्पीच. जितने भी मसल्स इन्वॉल्व है स्पीच में वो ये वाला एरिया होता है जो हेल्प करता है. ऑडिटरी एरिया. दिस लाइज immediately below the lateral sulcus within the temporal lobe. The nerve cell receives and interprets impulses transmitted from the inner ear by the cochlear part of the vestibulocochlear nerve. तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जब हम ईयर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व हेल्प्स इन हियरिंग एंड बैलेंस में भी हेल्प करती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. और वो नर्व कहाँ पे सप्लाई होती है? टेम्पोरल लोब में. लैटरल सल्कस, ये लैटरल सल्कस हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हेल्प करता है हियरिंग में. olfactory area कहाँ पे? This lies deep within the temporal lobe where impulses from the nose transmitted via the olfactory nerve are received and interpreted. olfactory area भी temporal area में होता है पर ये deep होता है, अंदर की तरफ होता है. और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये नोज से लेता है with the help of the olfactory nerve. Taste area is just above the lateral sulcus in the deep layers of the somatosensory area. Here impulses from the sensory receptors in the taste buds are received and perceived as taste. somatosensory area कौन सा है? ये जो हमारा सेंट्रल सल्कस के ये एरिया जो सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी एरिया या सोमैटोसेंसरी एरिया, या फिर हम इसको पैराइटल लोब भी बोलते हैं. पैराइटल लोब और लैटरल सल्कस के जस्ट ऊपर यहाँ पर कहीं पर होता है हमारा टेस्ट एरिया जो टेस्ट में हेल्प करता है. Visual area lies behind the parieto-occipital sulcus and includes the greater part of the occipital lobe. तो parieto-occipital sulcus के पीछे होता है visual area, occipital lobe में होता है visual area. The optic nerve passes from the eye to this area which receives and interprets the impulses as visual impression. तो जो optic nerve होती है यहीं पर पास होती है और उसके बाद ही हमें दिखाई देता है. Thank you. This is all about the detailed anatomy and physiology of brain.